सो जिस दिन समाज को समझ आ जाएगा, और समाज को समझाने की जरूरत है। आप एक तरफ कहते हैं हम हिंदू हैं, तो सारे अधिकार दो ना हमें, ब्राह्मण की तरह, ठाकुर की तरह, बनिए की तरह दो ना। सारा पैसा जो है क्यों तुम्हारे हाथ में है, जमीन तुम्हारे हाथ में, प्रेस तुम्हारे हाथ में, बिजनेस तुम्हारे हाथ में, शिक्षा तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या झुंझुना। इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी हर किसी को कि भाई अगर तुम हिंदू कहते हो तो वो अधिकार भी हमें दो, नहीं तो। और वैसे भी ओबीसी समाज के लोग, SC ST के लोग ये कभी हिंदू न थे न हैं। यहां की संस्कृति। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भानु प्रताप जी हमारे बीच हैं और जातिगत जनगणना जो है उसके विषय में हम अपने दर्शकों के लिए जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से अभी बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई है, सूक्ष्म तरीके से कैसे कि लोगों के बीच तक उस बात को पहुंचा जाए। देखिए, जातिगत जो जनगणना है ये है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लें। इस देश में जितनी भी जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, गिनती जो है, उनकी गिनती कितनी है, उसका पता लगाना है, इसे जातिगत जनगणना कहते हैं। अब यहां एक चीज है जिसको समझने की जरूरत है। हकीकत में ये जिसलिए कही कराई जा रही है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। सो ओबीसी कौन है, SC कौन है, ST कौन है, इसको समझने की जरूरत है। संविधान में बाकायदा जिस तरह की अनुसूची बनी गई है, बाकायदा उसमें लिखा गया है कि कौन कौन सी जातियां SC में यानी शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में आएंगी, कौन कौन सी जातियां ST में यानी अनुसूचित जनजाति में आएंगी, और इसके अलावा बाकी जो जातियां कौन सी हैं जिसके लिए मंडल कमीशन बना, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ओबीसी के तहत कौन कौन सी जातियां आएंगी। ये तो एक मोटा मोटा सा है। दूसरा एक समझें, हकीकत में ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय यानी जिनको आप ठाकुर कहें, राजपूत कहें, इनके अलावा जो बाकी सब हैं वो सारी की सारी जातियां हैं। ये तीनों जातियां नहीं हैं, हकीकत ये है, सच्चाई। लेकिन इनको भी जातियां मान लिया जाता, जबकि हकीकत में ये वर्ण है। सो इनके अलावा ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो ओबीसी हैं या SC हैं या ST हैं। माइनॉरिटी में भी वो अल्पसंख्यक जिन्हें आप बोलते हैं, उनमें भी बहुत बड़ी संख्या जैसे मुस्लिम समाज की है। मुस्लिम समाज की टोटल पॉपुलेशन इस देश में जितनी जनसंख्या है 140 करोड़, उसमें 14% है। पर इन 14% में भी जो 12.5% है यानी लगभग 85% है, वो लोग जो हैं वो ओबीसी में आते हैं। इतनी बड़ी संख्या क्योंकि वो दबे कुचले हैं, जिनमें जैसे आप कहें कि बढ़ई हैं, लोहार हैं, तेली तमोली, ये जो मतलब इस तरह के जितने भी हैं सारे के सारे, जैसे कसाई हैं, ये सब उसी में आते हैं। बुनकर हैं, ये सब उसी में आते हैं मुस्लिम समाज में। तो ये जो जातियां हैं इनका क्यों जरूरी है, इस जातिगत जनगणना की जो बात चल रही है ये क्यों जरूरी है? एक तो ये मानिए कि इस देश में जाति सच्चाई है। हम अपने जितने भी शादी विवाह या जो भी हमारे त्योहार होते हैं हम जाति के हिसाब से ही करते हैं। हमारी सारी मान्यता सब कुछ जो होती है वो जाति के हिसाब से ही होती है। आप कहीं भी जाएंगे आपसे पूछी जाती क्या है भाई आपकी, जो फॉर्म भरेंगे आप सरकारी स्तर पर उसमें भी आपकी जाति लिखी जाती है, उपजाति लिखी जाती है। सो इसकी जनगणना होना इसलिए जरूरी है कि जब तक ये नहीं पता लगेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तब तक सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए योजनाएं नहीं बनाई जा सकती। उनके विकास के लिए जितना पैसा सरकारी स्तर से होना चाहिए, बटना चाहिए, जाना चाहिए, वो नहीं जा पाएगा। हालांकि सरकारें ये करके भी बेईमानी करती हैं, लेकिन इसको आप इस तरह से समझें कि SC ST के लिए एक कानून बनाया गया। उस कानून में क्या है कि जिस मतलब देश में और जिस प्रदेश में SC और ST की जितनी आबादी है
जितना बजट उस देश का और प्रदेश का होगा उसमें से उनकी आबादी के हिसाब से उतना प्रतिशत बजट केवल और केवल उनके विकास के लिए लगाया जाएगा। यह सच है कि एकाध सरकार को छोड़कर बाकी सरकारें ऐसा नहीं करती। बजट एलोकेट भी कर देती हैं, दे भी देती है, तो भी उसे लागू नहीं करती, क्योंकि सरकारें बेईमान है, पॉलिटिशियंस बेईमान है, इसलिए वो ये सब करते नहीं है। लेकिन अगर कानून ईमानदारी से लागू हो जाए, सो जिस जाति की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसका बजट उसको दे दिया जाए और उसके विकास पर खर्च हो। जैसे उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, उसको नौकरी की व्यवस्था की जाए, उसके लिए रोजगार के और जो साधन हो सकते हैं, उसकी तरक्की के जो और साधन हो सकते हैं, उन सब के लिए जो व्यवस्था की जाए, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधाओं की वो हो। ये सारी चीजें तभी संभव हैं जब आपको लोगों की संख्या मालूम होगी। माना ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, किसी की शादी है और शादी में बारात आनी है, सो लड़की वाले पूछते हैं लड़के वालों से, भैया कितने बाराती आएंगे? क्यों पूछते हैं? ये क्यों पूछा जाता है? और पूछेंगे भैया कौन कौन रिश्तेदार हैं, कि मामा कौन है, फूफा कौन है, जीजा कौन है। ये क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि जितनी संख्या बारातियों की होगी उनकी व्यवस्था उसी तरह से रहने की और खाने की जाए, उनके मान सम्मान की व्यवस्था की जाए। रिश्तेदारों के विषय में इसलिए पूछा जाता है कि भैया किस किस तरह से हमें किस रिश्तेदार का मान सम्मान करना है, कैसे कराना है। ठीक यही स्थिति को आप समझो, जब जातियों की जनगणना हो जाएगी और ये पता लग जाएगा कि किस जाति के इतने हैं और किस इलाके में हैं, कैसे हैं, वहां उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कैसे व्यवस्था की जाए, वो तभी संभव है जब पूरी संख्या मालूम होगी। नहीं होगी तो ये पता नहीं लगेगी। इसलिए जातियों की जनगणना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का विकास हो सके, योजनाएं बनाई जा सके, उनका लाभ उनको दिया जा सके। लेकिन भानु जी, देखा गया है कि इस देश के अंदर जो सरकार है वो गाय भैंसों की गिनती करा सकती है, पेड़ पौधों की गिनती करा सकती है, यहाँ तक कि जो है मतलब ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जिनकी गिनती करा सकती है जो हद में नहीं होती, लेकिन इंसानों की गिनती नहीं कराना चाहती। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? भाई बात यह है कि अगर माने भैंसों की गिनती करा ली, हाँ। अब कराओ या मत कराओ, आप भैंस तो बेचारी आंदोलन करने नहीं आ सकती कि मेरे हिस्से का पैसा कहाँ है भाई, या गाय बैल या जितने भी जानवर हैं या पेड़ पौधे, वो तो उठ के नहीं आ सकते ना कि मोदी जी बताओ मेरा हिस्सा कहाँ है। मेरी गिनती तो करा ली पर मेरे हिस्से में कुछ तो आता होगा, वो कहाँ है, वो नहीं आ सकता। सो इसलिए उनकी करा ली। लेकिन अगर इनकी करा लेंगे, SC ST की तो होती ही है, OBC की करा लेंगे तो OBC के ऊपर तो सारी राजनीति चल रही है। और OBC को जिस दिन मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी संख्या इतनी है और ये जो लोग हैं जो तुम पर हुकूमत कर रहे हैं तो मुट्ठी भर लोग हैं, अगर पूरा OBC समाज और इनके साथ मिलकर SC ST समाज और माइनॉरिटी समाज सिर्फ खड़ा हो गया, सो इन्हें यहां इस देश में रहने में ही दिक्कत हो जाएगी। ये जो हुकूमत कर रहे हैं ना, अपने आप हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। ये है इसलिए नहीं करा रही सरकार, और इसीलिए करानी जरूरी है ताकि हर किसी को मालूम पड़ जाए यार हमारी संख्या इतनी है। आप बहुत कहीं भी देखिए मोहल्ले में, अगर आप कहीं हो, किसी गांव में रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, आदमी देखे यार मेरे कितने लोग हैं, मेरे समाज के कितने लोग हैं, मेरी जाति के कितने लोग हैं। अगर उसे पता लगती है कि हम 2-4 ही हैं तो आराम से कोई किसी तरह की वो नहीं होता। हालांकि अब ये पता लगा कि जाति है तो स्वाभाविक है उसको अपने आप में मजबूती फील होती है कि हमारी संख्या इतनी है यहाँ पर, इसलिए जरूरी है। और ये अगर पता लग गई OBC समाज को, जिस दिन जैसे बिहार में पता लग गई, पूरे देश में जिस दिन पता लग गई, उस दिन ये जो जनरल समाज आजादी के बाद से लगातार सत्ता में बैठा है, सत्ता इनसे खींच ली जाएगी, छीन ली जाएगी सत्ता। ये OBC पर निर्भर है यहाँ की राजनीति। फिर राजनीति है OBC की तरह होगी जैसे साउथ में चल रही है। आप साउथ में देख रहे हैं, दक्षिण भारत में राजनीति जब से हुई है वो तब से उसके बाद में किसी के हाथ में आने नहीं दी उन्होंने सत्ता। क्या लगता है इस देश में बदलाव होगा OBC अगर जागेगा तो? नहीं, निश्चित रूप से होगा। देखिए जिस दिन जो लोग समझ जाएंगे कि उनका हक मारा जा रहा है और उनकी संख्या इतनी है, हकीकत ये है, मैं एक आंकड़ा छोटा सा बता दूं, इस देश में जिनकी आबादी मात्र 10% है उनके पास देश के 90% संसाधन है, और जिनकी आबादी 90% है उनके पास मात्र 10% संसाधन है। इसको ऐसे समझो
कि 100 है माना कुल संख्या, तो जिनकी संख्या 10 है उनके पास तो 90 रोटी हैं, और जिनकी संख्या है 10, जिनकी संख्या है 90, उनके पास मात्र 10 रोटी हैं। तो जिन 90 को ये दिख रहा है कि हमारी रोटी तो ये खा रहे हैं, जिस दिन उसे ये एहसास हो गया कि हम तो हैं 90 और हमारी रोटी होनी चाहिए 90, वो हमारे पास तो है नहीं, इन 10 के पास में जो है हमारी रोटी है, 90 इनके पास हैं, सो उस दिन छीन नहीं लेगा, वो निश्चित रूप से छीन लेगा। तो ओबीसी को जिस दिन ये पता लग जाएगा कि यहां पर उनकी आबादी सबसे ज्यादा है, उसी दिन सत्ता, जिस दिन एहसास हो गया और खड़ा हो गया, उसी दिन सत्ता छीन लेगा इनसे। नहीं, लेकिन फिर जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन मंडल कमीशन में जब लागू हुई थी तो उस समय काफ़ी हल्ला मचा था और लाल कृष्ण आडवाणी जी मंडल कमीशन को डाउन करने के लिए कमंडल की राजनीति ले आए। तो रथ यात्रा राम को लेकर रथ यात्रा शुरू कर दी थी। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा वो बीजेपी वाले लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि समाज फिर वो बेकाय में आ जाए? देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास केवल एक है, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं है उनके पास। बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तो धर्म के नाम पे किसी भी तरह की घिनौनी चाल वो चल सकते हैं। बात यह है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं और एससी एसटी समाज के जो लोग हैं, इनको समझने की जरूरत है। ये समाज को समझाएं कि धर्म के नाम पर केवल आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, धर्म का नाम लेकर आपका हक छीना जा रहा है। अगर आपको हिंदू माना जा रहा है तो आपको उसी तरह के अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? माना तो जा रहा है आपको हिंदू, लेकिन तमाम सत्ता, तमाम संसाधन, सारा पैसा इनके पास है। जैसे आप समझे, अभी जो एक आंकड़ा आया है जो राहुल गांधी ने बताया कि 90 सेक्रेटरी हैं, मात्र 3 उसमें से ओबीसी हैं, और वो कितना पैसा कंट्रोल करते हैं? जितना बजट है उसका मात्र 5%, यानी 95% जो कंट्रोल है पैसे का। मानो आप इस तरह से कि जो यहाँ पे इस बार 50 लाख करोड़ का बजट था, तो 50 लाख करोड़ के बजट में से 45 लाख करोड़ का जो बजट है वो हाथ में है उन लोगों के जिनकी संख्या मुट्ठी भर है, और जिनकी संख्या इतनी बड़ी है उनके पास मात्र 5%। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जो अधिकारी हैं वो 5% भी लागू, वो अपनी मर्जी से लागू नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। यही उनकी स्थिति है, केवल दिखाने के लिए। सो जिस दिन समाज को समझ आ जाएगा, और समाज को समझाने की जरूरत है। आप एक तरफ कहते हैं हम हिंदू हैं, तो सारे अधिकार दो ना हमें, ब्राह्मण की तरह, ठाकुर की तरह, बनिए की तरह दो ना। सारा पैसा जो है क्यों तुम्हारे हाथ में है? जमीन तुम्हारे हाथ में, प्रेस तुम्हारे हाथ में, बिजनेस तुम्हारे हाथ में, शिक्षा तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या? झुंझुना। इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी हर किसी को कि भाई अगर तुम हिंदू कहते हो तो वो अधिकार भी हमें दो, नहीं तो। और वैसे भी ओबीसी समाज के लोग, एससी एसटी के लोग, ये कभी हिंदू न थे न हैं।